हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 9 मार्च 2021 और हम द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज को डिस्कस करेंगे। जितने भी आर्टिकल होंगे हम उनको देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है वुमेन्स एवरीडे, यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें आज के समाज में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। आज भी इस युग में भी महिलाएं किस तरीके से सोशल लाइफ को जी रही हैं, किस तरीके से उन्हें अपने कई कामों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके साथ कॉर्पोरेट जगत में क्या व्यवहार होता है, घरेलू हिंसा का वो किस तरीके से शिकार होती हैं। ऐसी कई ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। महिलाओं का क्या योगदान है समाज में, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आगे महिलाओं की क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, आगे आने वाले समाज में उनको आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं, उनको कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को इसमें दिया गया है जिसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ रेस टू द बॉटम। देखिए, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें कि जो लोकल वहाँ के हैं स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर जो युवा हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में, जितने हरियाणा का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% आरक्षण दिया जाएगा। 75% का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि कुछ बहुत हद तक इसे उचित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप एक तरीके से राज्य को दूसरे राज्यों से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक नियम ये भी बताया जा रहा है कि एक तरीके से आप इसे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा को कुछ महीनों के लिए रोक दिया था कि उसमें अमेरिका के युवाओं को IT सेक्टर में नौकरी मिल सके, वैसा ही कुछ एक नियम ये माना जा रहा है जो कि उचित नहीं है। इसको देखा देखी और भी राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश पहले कर चुका था। हालांकि आंध्र प्रदेश का जो केस है वो अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो अभी उसमें क्या डिसीजन आता है, क्योंकि उसमें भी इन्होंने भी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 75% का ही डिसीजन लिया था। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जिनकी आय 50,000 से कम होगी, जो उनकी पेमेंट होगी जो 50,000 से कम होगी, उन्हीं को आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। ये 75% वाले आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। अब इस पे लेखक क्या कहते हैं ये हम देखेंगे इस आर्टिकल में। तीसरा आर्टिकल हमारे लिए पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो ये वाला आर्टिकल है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है कि वर्ल्ड इज हर स्टेज, यानी कि ये भी महिला, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल था 8 मार्च को, उसमें इसमें भी महिलाओं की स्थिति और उनके लिए किस स्तर तक सुधार की आवश्यकता है, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, आगे आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका हो सकती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या फिर इंडिया में, इन सभी पॉइंट्स को इसमें रखा गया है। हर क्षेत्र में महिलाएं किस तरीके से आगे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, या फिर जितने भी, अब जैसे वित्त मंत्री ही हमारी महिला हैं, तो इन सब पॉइंट्स को इस आर्टिकल में रखा गया है। हालांकि हम पहला वाला अपना आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम आइडिया पेज पर आते हैं। आइडिया पेज में जो पहला आर्टिकल है कि डिस्पाइट द, अब ये जो आर्टिकल है इसमें इंडिया और US रिलेशनशिप को इसमें बताया गया है, और इसमें किस तरीके से और भी देशों के साथ इनके संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं। दिल्ली, इस जो यानी कि भारत सरकार, जो राजधानी है भारत की, उसकी इनके साथ क्या भूमिका रही है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है। हालांकि ये आर्टिकल डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे आप डिस्कस करें, या सॉरी आप इसको पढ़ें एक बार। फिर हमारा जो आर्टिकल है गेटिंग द बैंक बैलेंस राइट। देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि भारत ने अभी, आज के आपने दैनिक जागरण का जो सुबह डिस्कशन कराया गया था बैंकिंग पेज, सॉरी बिजनेस पेज का, उसमें भी आपको बताया गया था कि जो 2 बैंक प्राइवेट किए जा रहे हैं और एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी प्राइवेट करी जा रही है, तो ये भारत प्राइवेट कर रहा है, और जो अमेरिका है वो अपने सरकारी बैंकों को बढ़ावा दे रहा है प्राइवेट बैंकों की उपेक्षा। तो ये एक देखने की बात है कि जहाँ एक इतना विकसित देश अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को बढ़ावा दे रहा है, तो विकासशील देश जो ऐसे भारत है, वो फिर क्यों सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस नहीं करेंगे कि यह हमारे काम का नहीं है। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा वुमेन्स एवरी डे। तो देखिए, पहले आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत लंबे समय से जो इंडियन वुमेन्स हैं उनको, उनसे एक वादा किया जा रहा है कि उनको बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी
और ये हर साल एक वादा किया जाता है कि हर महत्वपूर्ण पद पर या संसद में चुनावों में उनको 33% आरक्षण देने की बात की जाएगी, लेकिन ये हर बार वादा वादा रह जाता है। अगर हम 2021 के वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो उस पर भी इस अवसर को भी भारत सरकार ने एक तरीके से गवा दिया है। अगर हम राजनीतिक इसको देखें, राजनीतिकरण अगर इसका करें तो कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं होती हैं, सरकार की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, उसमें भी ये बताया जाता है कि महिलाओं को बराबर की भागीदारी होगी हर जगह और उनको आरक्षण देने की वकालत इसमें की जाती है। लेकिन कई बार ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। भारतीय जो महिलाएं अब भारतीय लोकतंत्र की सभी महत्वपूर्ण पदों पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विद्यमान है, चाहे वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर और भी कई ऐसे पद हैं जो बैंकिंग सेक्टर के भी पद महिलाएं संभाल रही हैं। वे अभी भी संस्थानों और सत्ता के मार्जिन आप कह सकते हैं कि एक हाशिए पर ही हैं। मतलब कोई या तो बहुत महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया है या फिर बहुत ही नीचे लेवल पर है, उन्हें वो स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है जिसके वो असली हकदार हैं। अगर हम और भी इसमें कुछ बातों को जोड़ें, जैसे पब्लिक आप स्पेस देखेंगे या पब्लिक जो जगह होती है उसमें महिलाओं को वो सम्मान आप कह सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि महिलाओं पर छीटाकसी करी जाती है, उनको दूसरी नज़र से देखा जाता है। तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं जिस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए थी 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। लेकिन ये एक तरीके से इस बार भी सिर्फ ऊपर ऊपर बातें चलती रहीं, मैसेज फॉरवर्ड किए गए, सोशल मीडिया पे खूब पोस्ट किए गए, लेकिन वो हल नहीं निकल पाया जिसकी इस बार उम्मीद की जा रही थी। आगे आर्टिकल में बताया गया है यानी सेकंड पैराग्राफ में कि हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं तरक्की नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो अभी आपने देखा होगा कि जो शाहीन बाग का केस था उसमें महिलाओं ने भरसक पूरी तरीके से यहाँ तक कि महिलाओं ने ही प्रदर्शन किया, हजारों की तादाद पर महिलाएं सड़कों पर उतरी। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो उस पूरे मोर्चे को पुरुषों के साथ साथ महिला जो किसान हैं उन्होंने भी संभाल रखा है। कानून के लिए बदलाव के लिए वो भी उसी तरीके से तत्पर हैं जिस तरीके से पुरुष किसान इसमें जुटे हुए हैं। आंदोलन की में उपस्थिति उनकी ये बताती है कि वो किस तरीके से अपनी भागीदारी को सार्वजनिक जीवन में बढ़ा रही हैं। उच्चतम न्यायालय की ओर से कई बात अगर इनकी स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है तो वो भी सही है, ध्यान देने की इसमें बात है। और ये इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम भी आते हैं जिससे इनकी दिशा और दशा के बारे में पता चलता है। सुधा भारद्वाज से लेकर सफूरा जरगर, देवांगना और दिशा रवि, इन्होंने भी अगर इनकी हम बात करें तो दिशा रवि की जो निगेटिव छवि सामने आई है अगर हम उसको हटा भी दें तो ये महिलाएं ऐसी हैं जो अब पूरी तरीके से सामने हैं और हर आंदोलन में खुल के भाग लेती हैं। उच्च शिक्षित महिलाएं भी हैं जो हर पद पर इस समय विद्यमान हैं। भारतीय महिला को अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा और अधिक उनको स्थान देने की ज़रूरत है, उनकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हर महत्वपूर्ण पद अगर उनको दिया जाता है तो वो उसका अच्छी तरह से निर्वाह करती हैं। अगर हम उनके एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो अभी उन्हें और शिक्षित करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये जैसे कोविड-19 की बात करें तो उसमें महिलाओं का रोल सबसे अच्छा रहा। आपने देखा होगा कि नर्सेस थीं और जो डॉक्टर्स थे, महिला डॉक्टर थीं, उन्होंने अपनी और अपने परिवार की परवाह ना करते हुए भी जिस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में पूरे सिचुएशन को सँभाला, कंट्रोल किया, अपने परिवार को भी कंट्रोल किया है और एक बराबरी की आप कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ बराबरी करते हुए उसको पूरे कोविड-19 की परिस्थितियों को सँभाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर सिर्फ महिलाओं को हम एक केस की तरीके देखें, एक कास्ट, क्लास इन सब से देखें तो बराबरी नहीं की जा सकती है। महिलाओं का रोल देखिए फैमिली तक ही सीमित नहीं है। महिलाएं फैमिली भी संभालती हैं और राजनीति भी करती हैं और बिजनेस भी संभालती हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं एक तरीके से आगे हैं अगर उन्हें उचित अवसर दिया जाए। कभी कभी जैसे महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो उसमें काफ़ी कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे हैशटैग मी टू चला था। जब हैशटैग मीटू चला था तो उसमें भी महिलाएं खूब मुखर होकर सामने आई थी। लव जिहाद में भी महिलाएं मुखर होकर सामने आई थी। उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूती से रखा, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था उसको उन्होंने रखा। किस तरीके से हर जगह उनका यौन शोषण किया जाता है जब कहीं वो नौकरी के लिए जाती हैं या फिर कहीं उन्हें कोई पद मिलता है तो कई तरीके से उनको
कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका शोषण करते हैं। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर खुल के चर्चा होनी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और कुछ लोगों ने इस पर, जैसे आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे, उसमें डिबेट भी हुई, महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है। अब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण में भी अब कई महिलाओं के नाम आते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। तो एक इक्वालिटी की बात है, जो इक्वालिटी की बात है, अब वो ऐसा समय आ गया है जब अब महिलाओं को भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना पुरुष को हर पद के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अरेस्ट टू द बॉटम। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अगर हम अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो इसमें उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कोविड-19 में उनकी स्थिति सामने आई लोगों के, वो काफ़ी दयनीय थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जैसे मतलब एक तरीके से बँटवारे टाइप की बात होती है कि दूसरे राज्य में आप नहीं आ सकते हैं काम करने के लिए। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में ये होता है कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में नौकरी के लिए नहीं आ सकते हैं, मज़दूरी के लिए नहीं आ सकते हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की ओर भी ध्यान देने की कोशिश है कि, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब हैदराबाद के नियमों से इसको शुरू किया गया था। हैदराबाद ने नियम लागू किया था जिसमें 1960 के दशक में बम्बई में दक्षिण भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय रोजगार का समर्थन किया गया था। मतलब कि वहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा आंदोलन चलाया गया था। असम और उसके बाद के भारत में मृदा आंदोलन के कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि मतलब उच्च जो संयुक्त रोजगार के समय जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और कोविड में वो जो प्रदर्शन था वो चला गया। और बयानबाजी भी इस पर की गई कि भारतीयों को वास्तविक कानून, जो इनके लिए कानून बनाया गया श्रम कानून, उसमें कमी है। और चुनाव चुनाव के समय तो इनसे खूब वादे किए जाते हैं कि आपकी स्थिति सुधारी जाएगी, आपके लिए श्रम कानून में कई बदलाव किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसे कई आदेश आते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस रहती है। कई ऐसे यूनियन भी होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं कि यूनियन बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं जो इनकी स्थिति को सुधार सकें, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर एक रिपोर्ट की, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो चारू खुराना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रोजगार के उद्देश्य के लिए निवास पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर आपको रोजगार की तलाश है तो कोई किसी राज्य की या किसी शहर की सीमा नहीं होनी चाहिए। आप जिस जगह जाकर रोजगार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर असम का व्यक्ति बंगाल में जाकर रोजगार करना चाहता है तो कर सकता है। बंगाल का व्यक्ति अगर केरल में जाकर रोजगार करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति, इस राज्य का व्यक्ति उस राज्य में नहीं जा सकता है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पिछले 3 वर्षों में प्रवासी विरोधी बयानबाजी काफी तेज हुई है। 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार ने उद्योगों और कल कारखानों में के लिए एक बिल लाया था। वो बिल था 2019 का, कि जो आंध्र प्रदेश के युवा हैं उनके लिए किस तरीके से वहाँ की जो नौकरी है वो बचाई जाए, उनको पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को ही नौकरी दी जाए। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 75% सीटों को प्राइवेट सेक्टर के आरक्षित कर दिया। वो आरक्षित किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के युवाओं को ही नौकरी दी जाएगी। अब उसमें क्या हुआ कि एक जनहित याचिका दायर करी गई और अभी भी ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। उसके देखी मध्य प्रदेश, गोवा, इन राज्यों ने भी इस तरीके का कानून लाया कि हम अपने स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सकें। उसके बाद क्या हुआ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 पेश कर दिया। इसमें इन्होंने जो बिल पेश किया है उसमें इन्होंने ये बताया कि हम 75% सीटें रिजर्व कर रहे हैं, और उस पर भी खास लोगों को जिनकी आमदनी 50,000 रुपये प्रति महीने से कम होगी उनके लिए 75% सीटें हम आरक्षित कर रहे हैं। अब ये सबसे विवादित विषय है। अच्छा, ये इसलिए भी माना जा रहा है, इसमें इतना विरोध इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार है हरियाणा में। तो ये एक प्रमुख कारण है इसका जो इतना बवाल मचा हुआ है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि एक पल के लिए चलिए इस कानून की स्पष्ट असंवैधानिकता को हम भूल भी जाएं तो भी ये इसलिए विवाद का कारण बना हुआ है कि भाजपा की सरकार है हरियाणा में, इसलिए ये
इस पर कोई मुखर होकर बोल नहीं रहा है। अगर हम 2011 के आंकड़ों की, जनगणना के 2011 के आंकड़ों की बात करें तो उस राज्य के सिर्फ 10% लोग ही मजदूरी करते हैं उस राज्य में। यानी कि हरियाणा के 10% मजदूर होंगे जो मजदूरी करते हैं, बाकी दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर इसको डिस्कस किया जाए कि जब आपके राज्य के मजदूर आपके ही राज्य में मजदूरी नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह कमाने जा रहे हैं, तो फिर किस बात का आरक्षण आप दे रहे हैं उन्हें 75% का। अगर कोई दूसरा राज्य का, अगर उत्तर प्रदेश का, बिहार का या बंगाल का व्यक्ति हरियाणा में आकर जॉब करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, तो उसको किस बात की पाबंदी दी जाएगी? क्योंकि मजदूरों की आय 50,000 से ज़्यादा नहीं, 50,000 छोड़िए, 20,000 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सब कुछ ऐसे विवादित पॉइंट हैं जिस पर सरकार को, यानी हरियाणा गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर खुद से संज्ञान लेना चाहिए। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि जैसा कि 2020 के प्रवासी श्रमिकों के लिए जो कानून कई बनाए गए हैं, उसमें यही बताया गया है कि जो जिस तरीके से संकट जब गरीबों पर आता है, प्रवासी कामगारों पर, वो तो किसी भी राज्य में जा सकते हैं। अब जैसे सूरत में जो कपड़ा व्यापार है, उसमें आप इसमें ये बताया गया है कि जो सूरत में है वहाँ पर कपड़ा व्यापार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, वो असम के हैं। तो क्या असम के लोग वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते हैं? अगर हम असम के लोगों को वहाँ से हटा दें तो क्या उनका उद्योग चल पाएगा? क्या उनके उद्योग उस तरीके से सुचारू ढंग से चल पाएंगे? तो ये आप राज्य की सीमाओं में लोगों को, मजदूरों को क्यों बांट रहे हैं? अगर इसी तरीके से आप अगर दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में भी कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस होते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग मजदूरी करते हैं। अगर हम उनको वहाँ से हटा लें तो क्या इतनी जल्दी दूसरी जगह के मजदूर उपलब्ध हो पाएंगे? क्या वो मजदूरी करने के लिए तैयार होंगे? तो आप किस तरीके का राज्य या किस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं जिसमें आप भारत को सीमाओं में बांट रहे हैं, सीमाओं में लोगों तक को बांट रहे हैं, मजदूरों तक को बांट रहे हैं? आगे आर्टिकल में बताया गया है कि इस पर अब सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए और इसमें एक पॉइंट ये बताया गया है कि ये इस तरीके का कानून है जैसे H1B वीज़ा डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे कि हम H1B वीज़ा के जो नियम है वो सख्त करने जा रहे हैं ताकि अमेरिका के युवाओं को नौकरी मिल सके, बाहर के लोगों को ना मिल सके और युवा यहाँ के ज़्यादा प्रोत्साहित किए जाएं, आगे बढ़ें। तो इसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट भी कुछ इसी तरीके का काम कर रही है। हालांकि अभी इस पर इन्होंने बिल तो पेश कर दिया है, अंतिम निर्णय राज्यपाल को लेना है। अगर राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर ये कानून का रूप हो जाएगा और 75% सीटें हरियाणा के लिए बुक हो जाएंगी। तो फिर बाहरी व्यक्ति का वहाँ पर जाने का मतलब, आपका एग्ज़ाम देने का मतलब ही नहीं बनेगा। क्योंकि आप अगर 100 में मान लीजिए 80 नंबर ला रहे हैं और वहाँ का छात्र 50 नंबर ला रहा है, तो आपको पता होगा कि किसका सिलेक्शन होगा। चलिए अब आइडिया पेज पर जो हमारा एक आर्टिकल है जिसे हमें डिस्कस करना है उस पर आते हैं और वो है गेटिंग द बैंक बैलेंस राइट। देखिए, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो भारत है वो अपने सरकारी बैंकों को जो घाटे में चल रही हैं उनको पूंजी तो वो हर साल देता था, लेकिन अब इस बार बजट में जो घोषणा की गई है कि 2 पब्लिक सेक्टर के बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो और वहीं पर अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका अपने सरकारी बैंकों को बढ़ावा दे रहा है, उन्हें फंडिंग कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छी सुविधाएं हमारे सरकारी बैंकों पर हों। तो उस पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को भारत में कमज़ोर किया जा रहा है। रिसोर्सेज उनके पास पूरे हैं, लेकिन अगर हम उनके आगे उनके भविष्य के बारे में बात करें तो क्या ज़रूरी था कि उनको प्राइवेट किया जाए? ये भी तो हो सकता था कि उस पर पूंजी उसमें देकर उनको में वो सुविधाएं दी जाएं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक दे रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्सेदारी की, तो 60% हिस्सेदारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसकी 60% हिस्सेदारी है भारतीय बैंकिंग सेक्टर में। 60% आप समझिए, 40% सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के की हिस्सेदारी है। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें, इंटरनेशनल बेंचमार्क की, तो यूएस में 190% और यूके में 130%, चाइना में 150, साउथ कोरिया में 150। और अगर इंडिया के जीडीपी ग्रॉस एनपीए रेशियो की अगर हम बात करें तो 8.2% है अपने जीडीपी के, मार्च 2020 तक।
तो ये कुछ ऐसे, हालांकि बैंक घाटे में चल रहे हैं, सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं, तो क्या उनकी स्थिति को मर्ज करके और उसमें पूंजी डाल करके उसको उचित ढंग से बढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या आपके पास एक यही विकल्प था कि उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए? जैसा कि आम बजट 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा जिस तरीके से करने की उनकी बात करी गई थी, और अब उसमें एक कानून संशोधन की भी बात करी जा रही है। इसमें 2 कानून संशोधन की बात करी जा रही है। एक तो है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट और दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को लेकर। अभी मंत्रालय इस पर विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन वो ये मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय, वो ये चाहता है कि जो दिसंबर, यानी कि इस साल के अंत तक, 2021 के दिसंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। और किस तरीके से इसमें और भी बैंक शामिल किए जाएंगे आगे आने वाले समय में, किस तरीके से और सेक्टर्स को प्राइवेट किया जाएगा। केंद्र 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने विनिवेश की में 1.75 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है, वो किस तरीके से पूरा होगा, ये भी इसमें बताया गया है कि 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले जो 5 संस्थानों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी। और अब ये प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरा होगी, ये देखने वाली बात है। वित्त मंत्रालय की अगर तैयारियों से कुछ जुड़े जो लोग हैं, वो भी ये भी बता रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निजीकरण को लेकर जो बातें मीडिया में आई हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी आधार पर बैंकों का निजीकरण होगा, किस आधार पर बैंकों का निजीकरण होगा, इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इतना तय है कि 5-6 बड़े बैंक सरकारी नियंत्रण में आगे भी रहेंगे। भारत में अभी 1 दर्जन सरकारी बैंक हैं। इसमें SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, 5 बड़े बैंक हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक मध्यम श्रेणी के बैंक हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक अपेक्षाकृत छोटे बैंक हैं। संभवतः मध्यम और छोटे वर्ग के बैंकों को एक बैंकों का निजीकरण अवश्य किया जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या इनकी स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ एक यही चाह रहा था कि उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, उनका निजीकरण किया जाए, या फिर कोई और रास्ता इसका हो सकता था? तो ये आज का एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।